नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज वीडियो जो मैं देखने जा रहा हूं आप लोगों के साथ और जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है इंडियाज ग्रोथ इन स्पोर्ट्स गुड्स 29%, ज्वेलरी 27% एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 16%। तो ये सिर्फ 3 सेक्टर बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस पर बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है। वो चाहे आईटी हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे स्पेस साइंस हो, बहुत कुछ है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए भाई देखते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, आज हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, आज हम ग्रोथ की बात करेंगे। 3 सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है। स्पोर्ट्स के सेक्टर में, दूसरा है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, और ज्वेलरी के सेक्टर में जो है वो अपनी ग्रोथ शो कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा, अगर हम ग्रोथ की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो आप कहाँ देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान को? बेसिकली अब ये है कि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है हर ठीक है। कारोबार में, बिजनेस के अंदर उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, हुकूमत है, वो कारोबारी हजरात को उस तरह सपोर्ट नहीं करती। अब अकेले वो बेचारे कब तक अपनी ग्रोथ को जोन सा ऊपर लेके जाएं। ये तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट को अच्छी अच्छी जोन सी ना, वो टैक्स में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में अच्छी एलसियाँ खुलने के अंदर सारे में फैसिलिटीज़ देगी, तो वो भी पाकिस्तान भी अच्छी ग्रोथ करेगी। अब आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद पाकिस्तान ही है जिसको डाउन करने के लिए हर तरफ से लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो उनसे ना, वो इन चीज़ों से जब तक निकलेगा नहीं, ठीक है। अपने मुल्क की हालात जब तक ठीक नहीं करेगा, और कुछ ऐसे लोग जो एक्सपर्ट आके बैठेंगे नहीं ऊपर, जो इस चीज़ को समझते हो। नहीं, देखिए टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। तो टैलेंट को आगे लाने के लिए भी तो टैलेंट ही चाहिए ना, वही उनको निकालेगा ना। कि अब एक बंदा जो जिसको अलिफ बे आती नहीं है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ला के आप स्पोर्ट में बिठा देंगे, तो वो स्पोर्ट कहाँ से निकालेगा? ठीक है। अच्छी बात तो ये है। अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इंडिया ने नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है अपने आईटी सेक्टर में, अपनी प्रोडक्शन में और ओवरऑल। और अगर मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान अभी लैग बिहाइंड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई आने वाले 10-15 साल भी जो सा है वो उनके करीब पहुंच पाएगा। और इसके लिए तो हम इंडिया को जो सा है वो प्लस पॉइंट जाते हैं कि उन लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम में बड़ी बेहतरी लेके आए, अपने एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमारे यहाँ पे कंट्री में देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह का है कि हमें कभी ये चीज़ सिखाई नहीं जाती कि प्रैक्टिकल किस तरह से करना है, चीज़ों को बनाना किस, हमें सिर्फ थ्योरीज पढ़ा दी जाती है। और वो भी सिलेबस वो होता है जो कि ऑब्सोलीट है, पता नहीं कब का पढ़ा हुआ और कब का वो, मतलब उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाता है तो हमारी जो यूथ है वो लोग प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। अगर वो प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं तो हमारी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा आईटी सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इंडिया जो सा है इतने पैसे कमा लेता अपने आईटी सेक्टर से जितना सऊदी अरेबिया ऑयल से नहीं कमाता। तो अब देखा जाए तो वो एक वास्ट, मतलब एक उनका जो चंक है ना, वो वहाँ से उनको आईटी सेक्टर से कमा रहे हैं। ये मसला है कि हम यूके में है, ठीक है, तो वहाँ इक्वल राइट्स है लेडीज़ एंड जेंट्स को। तो ये जी पाकिस्तान इंडिया ये सारा बैकवर्ड है, पाकिस्तान इंडिया दोनों बैकवर्ड है। दोनों बैकवर्ड है। अच्छा, लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उनकी जो लड़कियां हैं वो हमें बाहर के इदारों में जाकर एज अ सीईओ काम करती हुई मिल रही है। इंडिया फिर भी थोड़ा पाकिस्तान से बेहतर है, क्यों बेहतर है? बिकॉज पाकिस्तान में पॉलिटिक्स एंड इनकरेक्ट रिलीजन, जो रिलीजन होता है ना, वो रिलीजन को बहाना ला के कहते हैं कि लेडीज़ को फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मेरी डॉटर है वहाँ खड़ी है, वो है कि 19 ईयर्स की स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाती है, उसको राइट्स पूरे सेम और बेटे वर्गे। नहीं, देखिए हमारा रिलीजन जो है वो बिल्कुल ठीक कहता है, और हम भी जो है हम अपने रिलीजन के मुताबिक रह कर लड़की को पढ़ा सकते हैं, जॉब करवा सकते हैं। बिल्कुल, हमारा रिलीजन तो कहता है कर लो, पर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं सोसाइटी करते। गलत है ना। सोसाइटी नहीं करते ना, वो जो पेरेंट्स है वो थोड़े बैकवर्ड है। यहाँ पहली बात है, जो बेटी होती है बंदा यहाँ डिप्रेस हो जाता है, कह रहा है कि बेटी क्यों, ये बेटा होना चाहिए, ये गलत है। यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। अगर विमेन एम्पावरमेंट ना होती तो अरफा करीम की एग्जांपल हमारे सामने है। वो कौन है? आई डोंट फॉलो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो आप इंडिया के पॉलिटिक्स को फॉलो करते मैं इंडिया के भी नहीं फॉलो करता, मैं आप किसी को भी नहीं करते? यूके के पॉलिटिक्स फॉलो अच्छा, कर आप मुझे बताएं, आपको इस वक्त अगर हम बात करें, आप इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको इंडिया कहाँ दिखता है? a lot forward. इंडिया बेहतर है पाकिस्तान से, only because India doesn't use religion as an excuse. ये बात, आप इस बात को समझिए। एंकर मोहतरमा को जो जवाब दिया है ना इन भाई साहब ने, और बाहर की दुनिया देख कर आए हैं, तब इनको समझ में आएगा। उन्होंने बड़ी लाख बचाने की कोशिश की, नहीं नहीं महिलाओं के लिए तो ऐसा है वैसा। बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ क्या होता है।
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा था महिलाओं के साथ, हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो बहुत कम हो चुका है। अब जो नए पेरेंट्स बने हैं, आप उनमें देखिए, उनमें बेटे बेटी को लेके फर्क नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% मिट गया है, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं जो बेटे बेटी में फर्क नहीं करते हैं। आप सोचिए, वो छोड़िए, मेरे अपने घर की बात बताता हूं। मेरी जो सबसे बड़ी बुआ थी, वो पहली ग्रेजुएट थी, मास्टर्स की उन्होंने, टीचर थी। आप सोचिए, जो वो कितने साल हो गए उनको, 70 ईयर्स के करीब हो गए। उस समय उनके मदर फादर ने, यानी कि मेरे दादा दादी ने उन्हें पढ़ाया। आप इस बात को समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि आज नहीं, आज से 60 साल पहले मेरे घर में दादा दादी ने सोचा कि नहीं, लड़कियों को भी पढ़ाना है। तो जैसी पढ़ाई लड़कों की हुई हमारे घर में, मेरे चाचा की या मेरे पिताजी की, वैसी ही पढ़ाई उनकी बहनों की भी हुई। मेरी 3 बुआ और तीनों की तीनों ग्रेजुएट हैं, ठीक ठाक पढ़ी लिखी हैं। आप समझिए इस बात को। तो उस समय भी हमारे घर में लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं था। तो आज तो दुनिया काफी आगे बढ़ गई है। मैं ये आपको 70 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज दुनिया काफी आगे बढ़ गई है। तो ये है भारत की ग्रोथ का राज। और ये जो बात कर रहे हैं ना भाई साहब, बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और इसी जंजीरों में आप लोग जकड़े हुए हो। आप कितना भी आप उनको कर लो, लेकिन वो बात उन्होंने एकदम सही कर दी है। और अगर उनकी पॉलिटिक्स की बात करें तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? Indian politics is probably the same as Pakistan's. They're just both as corrupt. ओके, यानी कि बोथ कंट्रीज आर करप्ट। Yes, not UK though. पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला, अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करें, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो हमारी इंडिया से ज़्यादा है। जैसे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इन्होंने अभी जो है ना वो पेट्रोलियम प्राइसेस को राइज़ किया है, रिजीम चेंज किया है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मईशत पे असरअंदाज होते हैं। तो जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी कंपीटिंग कंट्री से, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी, तो आप कैसे कम्पीट कर पाएंगे? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ में कोई तसलसल नहीं है। इनको जब भी दबाव डाला जाता है, ये उनके आगे ढेर हो जाते हैं और उनकी जो है ना वो हर वो बात मानते हैं जिसका मुल्क को नुकसान होता है। ये भी नहीं सोचते कि ये जो आवाम का क्या हाल हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि यही जो रशिया से जो ऑयल लेने जा रहे थे, तो अगर ये ऑयल अगर पाकिस्तान इंपोर्ट कर लेता, तो ये हमारी जो है ना वो इकानमी पे इसका बड़े अच्छे मस्बत असरात मुरतब होते और हमारी बेहतर पोजीशन होती कि हम जो है ना वो अपनी इकानमी को उठा सकते, कम्पीट कर सकते। अभी जो पिछला 2-3 साल अगर आप पीछे चले जाएं, तो इमरान खान साहब ने जो है ना वो, मुझे इनकी एक बड़ी पॉलिसी पसंद आई है कि उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है उन्होंने ये कोशिश किया है कि रीजन में ये कम से कम रहे। तो इसकी बदौलत हमारी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ गई थी। अब ये जो नई जो नमूने हमारे पास मुसलत हुए हैं आके, तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया इकॉनमी का। सारे लोग बेरोजगार हो गए, इंडस्ट्री बैठ गई है। ओके सर, व्हाट अबाउट इंडिया? जी, इंडिया का ये सबसे जो एज वो ये है कि वो कम से कम बैरूनी धमकियों के ढेर नहीं होते। बस हमारा और उनका यही फ़र्क है कि वो जो भी उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं वो अपनी आवाम के लिए बनाते हैं, और हम अपनी जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो हम अपनी बैरूनी आकाओं के लिए बनाते हैं। और जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो पावरफुल पीपल हैं, वो इतने ही ताकतवर हैं कि जो धमकी आती है तो वो बस लेट जाते हैं, फिर सारे मुल्क का सत्यानाश हो जाए उनको। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आप दावे कर रहे हो ना कि इमरान खान ऐसे, इमरान खान ने सत्यानाश करने में पाकिस्तान का कोई कसर छोड़ी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने 2 चीजें कही। आपने कहा कि जी रूस से हमें सस्ते में तेल मिल जाता, घंटा मिल जाता। ये सब हवाई बातें हैं। इमरान खान ने झूठ बोला था। आपके अखबार की रिपोर्टिंग है, आपके अखबार ने रिपोर्ट की है कि कोई ऐसा दस्तावेज, लिखित दस्तावेज नहीं मिला जिस पर रशिया ने कहा हो या पाकिस्तान की तरफ से ये मुआहदा किया गया हो या समझौता किया गया हो कि जी सस्ते में रशिया तेल दे रहा है। रशिया ने कभी ऐसा कोई समझौता नहीं किया। रशिया ने कोई लिखित में ऐसी बात नहीं की है। कोई इसका डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है कि इमरान खान अपनी इस बात को साबित कर सकें। तो इमरान खान ने झूठ बोला। दूसरी बात, आप बात कर रहे हो कि टेक्सटाइल का आपके यहां हालत पता है क्या है? टेक्सटाइल की सैकड़ों मिलें बंद हो चुकी हैं। क्यों बंद हुई हैं? क्योंकि आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास कॉटन नहीं है, आपके पास यार्न नहीं है, जो रेशे होते हैं।
बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली कंपनियों पर चाइना का कब्जा है और उस पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। चाइनीज कंपनियों ने कहा कि दोस्ती गई तेल लेने, बिजनेस के आगे कोई दोस्ती नहीं होती, कोई आयरन ब्रदर नहीं है भैया, पैसे दो तो बिजली देंगे। अब आते हैं, इमरान खान ने कारोबार बंद किया भारत के साथ, कहा कि जब तक कश्मीर का मामला सॉल्व नहीं होगा हम कोई कारोबार नहीं करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चीख चीख कर ये कहने लगी कि भैया भारत के साथ कारोबार शुरू कर लो, हमें कॉटन नहीं मिल रहा, हमें रेशा नहीं मिल रहा, हम टेक्सटाइल अपने बनाएंगे कैसे, हम कपड़े बनाएंगे कैसे, हम कपड़े एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। नतीजा क्या हुआ? टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन रहा? इमरान खान। और आप उनको खुदा बना दीजिए। चीज़ से कोई सरोकार नहीं। वजह यही है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है मुझे लगता है वो बेटर है, और उनकी 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 एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर वो कुछ भी चीज़ बना देते हैं तो वो मतलब इतना बिक जाती है इजीली, क्वालिटी होती है। और अब अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, गूगल से लेके और छोटी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, सबके हेड ऑफिसेज या सब ऑफिसेज वहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आवाम पे और लोगों पे, और चीज़ सस्ती हो जाती है कि एक चीज़ हमें वाया दुबई या वाया थर्ड कंट्री मिलती है आके, तो वो चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाती है और लोग उसको लेना पसंद भी नहीं करते। अगर और जो पसंद करते हैं उनको फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर हमारे यहाँ पर उस तरह की लग जाती हैं, मतलब सारे ऑफिसेज यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी और हम उनको वैल्यू भी करेंगे उस तरह। सर आप मुझे ये बताएगा, जिस तरह से इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज उनकी अपनी है और ग्रोथ इतना शो कर रहा है इंडिया, तो इंडिया किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है? अट्रैक्ट तो कर दिया है वैसे उसने, और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में भी वो सुपर पावर भी बन जाए, और इसी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उनकी चाइना, अगर देखा जाए तो दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सस्ती करते हैं, या इंडिया या चाइना। तो और चाइना के साथ उन लोगों की वैसे नहीं बनती है, और अगर हम ब्लॉक्स वाइज देखा जाए तो लोग अब ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया को एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना में लोगों को क्वालिटी के इशू आ जाते हैं कि लिए चाइनीज़ चीज़ें ये हमने नहीं लेनी, तो लोग इसलिए अब शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया। अच्छा सर आप मुझे ये बताएगा, अगर हम ज्वेलरी के सेक्टर की बात करें तो 27% जो है वो ग्रोथ शो की है इंडिया ने, ठीक है। इसके अलावा ज्वेलरी में इंडिया की यूएई के साथ भी ट्रेड है। मुझे आप ये बताएगा, जिस तरह से बढ़ते दिनों के साथ उनकी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमें उन तक पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो पहुंचने का तरीका यही है कि हमें इंडिविजुअल पर्सन को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें मल्टीपल रीजंस हैं जिसमें हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और उनको हमें दोसाना ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेटर करना पड़ेगा, हमें अपने लीडर्स को सॉरी टू से चेंज करना पड़ेगा। कुछ नई चीज़ आनी चाहिए ना सामने, जो चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है और वो काम नहीं कर रही, तो उस चीज़ को हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है ना उसकी। आप जितनी भी इंडिया में इस वक्त हो रही है ग्रोथ, उसका क्रेडिट आप नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी की, सिर्फ मैंने पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की, मैंने वहाँ पे एजुकेशन की बात भी की, मैंने वहाँ पे पॉलिसीज़ की बात भी की, मैंने वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं मैंने वहाँ पे उनकी बात भी की कि वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स आईटी। अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान में किसी के पास पैसा आ जाए ना, तो वो सबसे पहला प्रॉपर्टी लेने लग जाते हैं। उनको अगर कहा जाए कि आप आईटी में इन्वेस्ट करें तो उनको लगता है ये चीज़ स्टेबल नहीं है। सर अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कि उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के गुड्स जो होती हैं उसमें 29% इंक्रीज़ किया है। अगर हम ज्वेलरी की बात करें उसमें 27% है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें 16% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। मुझे आप ये बताइएगा, अगर हम इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन की बात करें तो वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ पाकिस्तान? जी, सबसे जो इसमें एक चीज़ को आपने ये देखना है कि आपकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको कहाँ पर ड्राइव करके लेके जा रही हैं। अगर उनकी जो गवर्नमेंट है वो इन अपनी इंडस्ट्रीज़ को उठाने के लिए उनको इंसेंटिव्स दे रही हैं, उनको जो है ना वो फैसिलिटेट कर रही हैं, उनको आगे लेके जा रही हैं, तो हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रही हैं। क्योंकि ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है, ये जो मंसूबा साजी करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो इकोनॉमी को देखते हैं, ये इन्होंने अपनी डायरेक्शन देनी होती है। ये तो खुद निकम्मे हैं, इनको तो एक ही डायरेक्शन आती है कि करप्शन कर लें और पैसा बचा लें। तो क्या इंडिया में ये सब नहीं है? इंडिया में सब कुछ बिल्कुल ऐसे है, लेकिन जिस नहज पे पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है उस नहज पे इंडिया में नहीं है। कम से कम
कम से कम उनकी स्टैंडिंग है कि उन्होंने जो है ना वो क्वाड का मेंबर होने के बावजूद उन्होंने रशियन ऑयल जो है ना उनको कहा गया कि आप इसको ना लें, उन्होंने कहा जी हमारी आवाम गरीब है, हम जो है ना ये हमारी मजबूरी है, तो उन्होंने जो है ना वो ऑयल जो अपना रशिया से वो ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले रहे, हम क्यों जो है ना वो डरते भागते फिर रहे हैं। ये बांग्लादेश ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, तो हमें क्या तकलीफ है कि अगर हमको सस्ती चीज़ हमें मिलती है और हमारी इकॉनमी जो है वो उसे बूस्ट पकड़ती है, तो हमें जो है ना पाकिस्तानी हर चीज से मतलब बाज आ जाएगा, लेकिन ये जो घटिया बातों से बाज नहीं आ सकता। अब इन भाई साहब ने बात की कि जी अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, तो इंडिया ने कहा कि जी हम तो हमारी आवाम गरीब है और हम उनके लिए लेंगे, हम गुर्बत है और ये है वो है। अरे ओ जरा ढंग से पढ़ा लिखा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंटरनेशनली पढ़ लिया करो, इंडियन नहीं पढ़े तो। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा है कि आप हमें नहीं समझाएंगे कि हमें क्या जरूरत है और क्या नहीं, और किससे बिजनेस करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपनी चीजें जो खरीदेगा वो अपना देश हित सबसे पहले देखेगा, जो मेरे देश के लिए सबसे सही होगा वो काम हम करेंगे, और इंडिया वही कर रहा है। आप ये झूठ मत बोलिए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। आप वो दिखाइए कि कहीं पे भारत ने कहा हो कि जी हमारी आवाम गरीब है इसलिए हम वहां से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अबे आवाम तुम्हारी गरीब है, सबसे ज्यादा गरीबी तुम्हारे यहां है, 35% गरीबी है तुम्हारे यहां पे, और तुम बात करते हो हमसे। उल्टी बातें करना, झूठी बातें करना ना पाकिस्तानियों के खून में रच बस गया। ठीक बातें नहीं कर सकते हो। वो जरूर लेना चाहिए उनसे। अच्छा सर, इंडिया अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत बढ़ा रहा है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे ये बताएं इस सिलसिले में इंडिया जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट कर रहा है? जी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जब पाकिस्तान 5.9 और 6.0 से तरक्की कर रहा था तो इंडिया की तरक्की जो है ना वो माइनस पे जा रही थी। तो जैसे ही ये जो हमारी जो सरकार है ये ढेर हुई है, आप देख लें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो माइनस में चली गई है, वो आगे निकल गए हैं। तो इसमें हमारा अपना ही कसूर है ना? बिल्कुल, ये जब तक आप अपनी आवाम के अपने मुल्क की फ़ायदे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे आपका यही कुछ होता रहेगा। इकॉनमी उठेगी, आप लोग जो है ना वो दूसरों के मुतालबात के सामने ढेर हो जाएंगे, इकॉनमी भी ढेर हो जाएगी। सर आप मुझे ये बताएगा हम ऐसे कौन से स्टेप्स लें जिससे हमारी भी इंडस्ट्री इंडिया जैसी हो जाए और हम भी इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ? जी, हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई थी और दरमियान में ही उसको जो है ना वो छोड़ छाड़ कर इधर उधर गलियों में निकल गए ये लोग। तो एक पॉलिसी बनाएं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है और फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। ये दोनों स्ट्रीम लाइन होती हैं, इन दोनों का आपस में लिंक और ताल्लुक होता है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो मुल्क आगे निकलता है। अगर आप एक पॉलिसी बनाती हैं 2-3 सालों के बाद आप जो है ना वो उस पॉलिसीज़ को चेंज कर देते हैं, फिर एक नया नमूना खड़ा कर देते हैं। यानी कि इंडिया में कांस्टेंट पॉलिसीज है, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती है। एग्जैक्टली, वहाँ पर अगर अब इंडिया की बात करते हैं तो कम से कम मुझे इनकी ये बात बड़ी पसंद आई है कि उन्होंने किसी भी दबाव को खातर में न लाते हुए उन्होंने काम किया है। अपने अवाम के लिए जो है ना कोशिश किया है कि अपना जो ऑयल जो उसको पाकिस्तान को मना किया जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं हम तो वो लेंगे, हमारी तो अवाम का फ़ायदा है। अगर हमारी भी जो है ना वो यही सोच हमारे मुल्क में भी पैदा हो जाए तो मुझे यकीन है कि वो भी इंडिया जो है ना वो एक ही रेस है, पाकिस्तान में होगी और इंडिया की हो गई, तो वो जो है ना अगर वो पाकिस्तान अगर 6.0 के साथ तरक्की कर रहा था तो पाकिस्तान 8 पे भी जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है। 2 बातें जल्दी से कहना चाहूंगा। पहली बात तो इन भाई साहब को लगाओ पॉलिसी बनाने पर। दूसरी बात कि इन भाई साहब को पॉलिसी मिनिस्टर बना दो पाकिस्तान का। ऐसा नमूना आदमी यार पाकिस्तान में मिल सकते हैं। और मुझे भरोसा हो गया है कि क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान का की जो एजुकेशन है वो निहायत वाहियात, निहायत घटिया, दुनिया में सबसे खराब है। इसी वजह से इन जैसे लोगों की इनकी बातें सुन के मुझे तब पता लगता है कि भाई वाकई ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका ये सबूत है, जीता जागता उदाहरण है, सबूत है, फैक्ट है। अब आते हैं जी भारत के ग्रोथ पर। तो देखिए भारत के यही 3 सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों आगे है? साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट यानी कि फैक्ट्री उसने इंडिया में लगाई है। दुनिया का
प्रीमियम ब्रांड है एप्पल, उसके फोन आईफोन की फैक्ट्री इंडिया में है। इस जैसे सैकड़ों फैक्ट्रीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। तीसरी बात, दुनिया भर में इस समय सेमीकंडक्टर की सबसे ज्यादा डिमांड है। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में अगले 5 सालों में इंडिया क्या करने वाला है? इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी जबरदस्त पॉलिसी बनाई है कि अब जल्दी ही अगले 5 सालों में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब दुनिया में भारत बनने वाला है। ताइवान एक बड़ा हब है, चाइना है और ताइवान है। तो ताइवान बहुत बड़ा हब है, ताइवान के साथ हमने करार कर लिया है। अब यहां पे फैक्ट्रीज लगनी चालू हो जाएंगी और सेमीकंडक्टर बनाने में अगले 5 साल में देखिएगा इंडिया कहां पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसके अलावा आप ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ियां, चाहे हमारे लोकल ब्रांड्स हो चाहे वो विदेशी ब्रांड्स हो, सबकी फैक्ट्रीज हैं हिंदुस्तान में। वो चाहे निसान हो, चाहे हुंडई हो, चाहे और कौन सी गाड़ी है, निसान, हुंडई, होंडा, अब नाम ही याद नहीं आ रहे यार। बाकी जो महिंद्रा है हमारी, जो बाकी जो हमारा बजाज है, बाकी जो हमारी मारुति है, बाकी जो हमारे और भी लोकल ब्रांड्स हैं, वो सब इंडिया में बनाते हैं। बाकी बड़े से बड़ा जैगुआर और लैंड रोवर वो भी इंडिया के हैं, टाटा के हैं। तो आप समझिए, इंडिया ऐसे ही ग्रो नहीं किया। इंडिया ने इसके लिए खून पसीना एक किया है पिछले 75 सालों में। तब जाकर चारों तरफ से विकास हुआ है, तब जाकर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं। और आने वाले 5 से 10 सालों में हम हो सकता है कि टॉप 3 में पहुंच जाएं। इस वक्त हम $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना नहीं है, ना इकोनॉमी में, ना मैन्युफैक्चरिंग में, ना प्रोडक्शन में, ना किसी सेक्टर में, ना एजुकेशन में, ना आईटी में, ना इंफ्रा में, ना टेक्नोलॉजी में, कहीं कोई बराबरी नहीं है। और अगर अब से आप वॉर लेवल पर भी काम करना शुरू करें तो 50 साल लगेंगे, जिस लेवल पर अभी हम हैं। 50 साल। और उन 50 सालों में इंडिया कहां पहुंच जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं है। तो पाकिस्तान का तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें आवाम भी शामिल है, उसमें वहां की फौज भी शामिल है, और उसमें वहां की सरकार भी शामिल है। तो सबने मिलजुल कर पाकिस्तान नाम के देश का बेड़ा गर्क किया है, और आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।